व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी जितनी भी इंग्लिश बुक में पोम्स हैं उनका रिवीजन करवाऊंगी। साथ ही साथ बताऊंगी कि उन पोम्स में मेजर थीम क्या है, ताकि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी हो जिसके थ्रू आप क्या कर सके, अपनी आंसर लिख सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारी जो पहली पोएम है उसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है वो लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट हैं और साथ ही साथ ये रोमांटिक जॉनरा, मतलब ये रोमांटिक पोएम्स लिखते हैं। ये रोमांटिक पोएम्स वो पोएम्स नहीं है जिनके बीच में लव के बारे में लिखा जा रहा है, लव स्टोरीज के बारे में लिखा जा रहा है, बट इंस्टेड रोमांटिक पोएम्स का मतलब ये होता है गाइस कि इमेजिनेशन, नेचर के बारे में जब कोई पोएम या कोई कंटेंट लिखा गया हो तो उसे रोमांस कहते हैं। ओके, इस पोएम को मैं आगे आपको लाइन बाय लाइन समरी दूंगी, बट उससे पहले इसकी मेजर थीम बता देती हूँ। इस पोएम की मेजर थीम ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसमें हमें दुनिया के द्वारा बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स दिए जाते हैं। मतलब पहले से ही बोल दिया जाता है, कुछ ऐसे नोशंस दिए जाते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते के बीच से अगर कोई बिल्ली गुजर जाए तो आपका दिन बुरा जाएगा, या फिर अगर आप किसी कौवे को उड़ता हुआ देख ले तो ब्लैक क्रोस को भी अच्छा नहीं माना जाता है। बट वो ये कहते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है या कोई चीज़ नेगेटिव है। ऐसा भी तो हो सकता है जिसको आप नेगेटिव मान रहे हो वो अच्छी हो जाए। तो इंस्टेड चीज़ों के बारे में पहले से ही आप एक आइडिया बना ले कि हाँ ये गंदी है, तो उससे बेहतर ये होता है कि उस चीज़ को जी के देखा जाए। अपने पर्सपेक्टिव को सही करिए, हर चीज़ आपके साथ सही ही होगी। ओके, पोएम की तरह पढ़ते हैं। तो पोएम में बोलती है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। अब इस पैराग्राफ में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो भी वो ऐसी एक सिंबल है, मतलब एक मेटाफर है जो कि अच्छा नहीं है, जैसे बैड ओमेन माना जाता है, ठीक है। उसी तरह हेमलॉक ट्री, आपको नहीं पता होगा बट एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी में जो ट्री है इसे बहुत बुरा माना गया है। क्यों बुरा माना गया? क्योंकि एक पॉइजनस ट्री होता है। ओके, पर एक्चुअली यहाँ पर क्या नाम है, पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट ये कह रहे हैं कि उनका शायद मूड बहुत बुरा रहा होगा, तो जब वो जा रहे थे तो ना जाने कैसे वो जो क्रो था उसकी मूवमेंट से, उसके उड़ने की वजह से क्या हुआ, हैमलॉक ट्री से स्नो उनके ऊपर गिरती है। सेकेंड पैराग्राफ में वो कहते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब अब उनके हार्ट का जो मूड था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मतलब उस कौवे के उड़ने से जो बर्फ गिरी उसकी वजह से उनका जो मूड था वो चेंज हो गया है। अब क्या हुआ, वो बोलते हैं, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है रिग्रेट। वो ये कह रहे थे कि उस दिन का कुछ पार्ट उस कौवे के उड़ने से अच्छा हो गया जो वो रिग्रेट करने में बिता देते। इसीलिए क्या हुआ, वो इंसान जिसका शुरुआत में जो मूड था वो खराब था, अब वो चेंज हो गया है उन्हीं दो चीज़ों की वजह से जिसको दुनिया बैड ओमन मानती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ आप अपना एक नोशन बनाए, एक आइडिया बनाए कि कोई चीज़ बुरी है, कोई चीज़ गलत है, उससे बेहतर तो ये होगा आप रियलिटी को जी के देख लें। विद दिस आवर पोएम एंड्स हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम। तो गाइस, हमारी सेकेंड पोएम का नाम है फायर एंड आइस। अब ये जो पोएम है वो भी किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी रोमांटिक पोएम्स होती हैं उनकी खासियत मोस्टली ये होती है, नेचर के बारे में जो पोएम्स लिखी गई होती है उनकी खासियत ये होती है कि वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन है और इमेजिनरी थॉट तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड पोएम की तरफ। इसका नाम है फायर एंड आइस। यहाँ पर जो फायर एंड आइस है उनको मेटाफर्स की तरह यूज़ किया गया है, मतलब सिंबल्स की तरह यूज़ किया है। एक्चुअल में फायर और आइस की बात नहीं होगी। एक्चुअल में फायर के द्वारा इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ह्यूमन इमोशंस को। तो फायर रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे डिज़ायर को, हमारी पैशन को। बोलते हैं ना, आई एम बर्निंग विद डिज़ायर, मैं उस चीज़ को पाना चाहता हूँ। तो फायर रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर एंड पैशन को। उसी जगह जो हमारा आइस है वो रिप्रेजेंट करता है हैट्रेड को। हैट्रेड मतलब क्या होता है, किसी के लिए नफरत। तो ये इमोशंस, इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दूसरा ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर दुनिया का अंत होगा तो वो किस वजह से होगा, फायर की वजह से होगा। मतलब सालों साल बीत जाएंगे, हमारा जो क्लाइमेट है वो इतना गर्म हो जाएगा कि दुनिया का अंत हो जाएगा। जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो दुनिया का अंत है वो आइस के थ्रू होगा, यानी सालों साल बीत जाएंगे और वापस से क्या आ जाएगी, आइस एज आ जाएगी। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है
इस चीज़ को डायरेक्टली मतलब क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को ह्यूमन इमोशंस के टर्म में बात करते हुए कहते हैं। मेजर थीम इस पोम का ये है, वो ये बोलते हैं कि हाँ वो मानते हैं कि दुनिया का जब अंत होगा तो वो या तो फायर की वजह से होगा। फायर मतलब क्या, ह्यूमंस की डिज़ायर पैशन की वजह से। ऐसे आपने हिस्ट्री में काफ़ी सारे ह्यूमन को देखा होगा जो अपनी डिज़ायर की वजह से कुछ भी कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल हिटलर हो गए, उन्होंने दुनिया को कॉन्कर करने के इरादे से कितने सारे ज्यूज़ को मार डाला। और साथ ही साथ एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर देती है। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है जस्ट बिकॉज की क्या नाम है, वो अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता है। तो ये डिज़ायर और पैशन ही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके तो वो ये कहते हैं कि हाँ उनको लगता है अगर पहले दुनिया बर्बाद होती है तो वो फायर की वजह से होगी, यानी पैशन और डिज़ायर की वजह से होगी। अगर दुनिया को फिर से बर्बाद होना होगा तो वो किसकी वजह से होगी, आइस की वजह से होगा। आइस मतलब हेटेड की वजह से, हेटेड मतलब किसी की नफरत की वजह से। ओके तो पोएम की लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन की तरफ पढ़ते हैं। बोलते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब ये बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड होगा उसका एंड फायर के थ्रू होगा, कुछ ये कहते हैं कि आइस के थ्रू होगा। बट बोलते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने डिज़ायर को महसूस किया है, मुझे लगता है उसका एंड किसकी वजह से होगा, डिज़ायर की वजह से ही होगा, मतलब फायर की वजह से होगा। तो मैं उनको फेवर करता हूँ जो फायर को फेवर करते हैं। ओके सेकेंड पैराग्राफ बोलता है, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. मतलब पर अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना होगा तो मतलब क्या, वो आइस की वजह से होगा। आइस ही मास डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा, मतलब लोगों की नफरत ही मास डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा और वो सुफाइस होगा, मतलब वो काफ़ी होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम। हमारी जो नेक्स्ट पोम है उसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये जो पोम है वो लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इस पोएम में वो मेजरली बात करते हैं बेसिकली एक टाइगर जिसे केज में बंद किया गया है जू के अंदर, वो उसकी करंट कंडीशन क्या है, मतलब वो किस तरह से जी रहा है। बट एक्चुअल में उसी पोएम में एक और पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि एक्चुअल में उसको जीना किस तरह से चाहिए था। मतलब दिखाया गया कि कितना डिफरेंस है उसकी दो कंडीशन में, जिसमें वो अभी है और जिसमें होना चाहिए था। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। ओके फर्स्ट है, he stalks in his vivid stride the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मतलब वो ये बोल रहा है कि अपना जो उसका केज है वो उसमें क्या करता है, स्टॉक करता है। स्टॉक करता है मतलब चलता है, ठीक है चलता है, बट कैसे चल रहा है, वो बहुत ही शांति से अपने गुस्से को दबाए हुए अपने वेलवेटी पैरों पे। मतलब आपने देखा होगा जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके जो पॉ होते हैं उनके नीचे एक वेलवेटी कुशनी ऑर्गन होता है जिसकी वजह से जिस पे वो चलते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि वो भी अपने केज में बहुत ही शांति से चल रहा है अपने गुस्से को दबाए हुए अपने वेलवेटी पॉज पे। ओके सेकेंड बोलता है, he should be lurking in shadow sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass। ये पैराग्राफ ये बताता है कि उसको एक्चुअल में होना कहाँ चाहिए था। वो ये बोलते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, शेर जब शिकार करने जाता है तो वो कितनी शांति से शैडो में छुप के या फिर ग्रास के पीछे छुप के बहुत ही शांति से रहता है, मतलब लर्क करता है, ठीक है ताकाझाकी करता है। और उसको बोलते हैं कि उसको कहाँ पर होना चाहिए था, उसको वहाँ होना चाहिए जहाँ पर एक डियर आता है पानी पीने के लिए ताकि वो उसका शिकार कर सके। इंस्टेड वो कहाँ पर है, वो केज में है। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। ये जो पैराग्राफ है ये इसके बारे में एक और चीज़ कही जा सकती है कि जिस तरह से हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जंगलों का मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी अपनी सोशल साइंसेस की बुक में पढ़ा होगा कि किस तरह से एनिमल्स का हैबिटाट जो है मतलब उनका घर उनसे छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ह्यूमंस आके उस ज़मीन पे बस रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, कभी कभार जंगली जानवर इंसानी इलाकों में आ जाते हैं और वहाँ पर आके टेरराइज करते हैं, मतलब डराते हैं। तो यहीं पर पोएट ये जो नॉरिस है वो ये बोलते हैं कि टाइगर को क्या करना चाहिए था, टाइगर को गांव में जाके वहाँ पर स्नार्ल करना चाहिए था। स्नार्ल करना मतलब
दांत दिखाते हुए गुर्राना, ग्राउल करना चाहिए था। स्नार्ल मतलब दांत दिखाते हुए गुर्राना चाहिए था। वहाँ पर लोगों को टेरराइज करना चाहिए था। क्यों टेरराइज करना चाहिए था? बेसिकली जानवर जिनका प्रे अब खत्म हो चुका है, जिनका रहने की जगह खत्म हो चुकी है, जितने भी जंगली जानवर है, पेट एनिमल्स है, वो तो ह्यूमंस की बस्ती में रहते हैं, तो वो वहाँ पर आके उनको खा सकते हैं। ह्यूमन को नहीं खा रहे हैं, बट उनको टेरराइज कर रहे हैं ताकि वो दूर चले जाए और वो वहाँ पर आके उस जगह पे अपने शिकार कर सके, राइट? But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. यहाँ पर एक आयरनी दिखाई जाती है कि पर उसकी हालत एक्चुअली में क्या है, वो एक केज में बंद है। उसकी जो ताकत है, जो कि एक खुला शेर हुआ करता था, आज उसकी ताकत बिहाइंड द बार्स है, मतलब जो वो सलाखें होती हैं जेल की, केज की, उसके पीछे है। अब वो कुछ कर नहीं सकता, बट स्टिल क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। आप जू गए होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कि जानवर भी इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हम लोगों को देखने के लिए, अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं विजिटर्स को, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eye at the brilliant stars. मतलब रात होते ही अब क्या होता है, जब पूरी तरह से शांति है तो जू में क्या होता है, रात को पेट्रोल पे कुछ लोगों को भेजा जाता है। पेट्रोल पे भेजना मतलब बेसिकली लोग चेक कर रहे होते हैं कि कोई अंदर तो नहीं रह गया है, या फिर कोई केज का दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया है, तो वो लोग पेट्रोल करते हैं, तो उससे आवाज़ निकलती है, सायरन की आवाज़ निकलती है। तो वही बोल रहा है कि वो जो जानवर है, यानी वो जो शेर है, वो बेसिकली अब उस चीज़ को, पेट्रोलिंग कार को देख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी ब्रिलियंट आइज से, ब्रिलियंट हर उस चीज़ के लिए बोला जाता है जो चमकती है। आपने देखा होगा शेर की आंखें रात को चमकती हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी ब्रिलियंट आइज से वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। स्टार्स को देखना यहाँ पर शायद से एक तरह से दिखाया गया कि हाँ, अभी भी होप है, ये अभी भी इस जगह से बाहर निकल के अपनी असल दुनिया में जा सकता है। With this, we come to the end of this poem also. Let's move forward to the next poem. हमारी नेक्स्ट पोएम का नाम है हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल। ये जो पोएम है वो लिखी गई है कैरोलाइन वेल्स के द्वारा। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है, ह्यूमरस मतलब काफ़ी ज़्यादा मजाकिया और डेंजरस तरीके लिखे हुए हैं कि किस तरह से अगर आप जंगल में जाते हैं कभी भी ईस्ट में, विच इज़ लाइक इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज़, तो आप यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनको पहचानेंगे कैसे। आपको ऐसा करना नहीं है, बट ये एक तरह से एक हिलेरियस पोएम है कि बहुत ही मजाकिया तरीके लिखे हुए हैं कि आप मर भी रहे हो तब भी आप ऐसे पहचान सकते हैं उन जानवरों को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को, ओके? If you ever should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the ancient lion. मतलब यहाँ पर पोएट्स ये बोल रही हैं कि बाई चांस अगर आपको मौका मिलता है कि आप ईस्ट के जंगलों में गए हैं और वहाँ पर आपको एक टॉनी बीस्ट दिखता है। टॉनी मतलब यहाँ पर हमारी स्किन टोन की बात करी जा रही है। टोनी बेसिकली कलर होता है वेयर द बॉडी इज़ लाइक ब्राउनिश, येलो ब्राउनिश हो जाती है, तो उनको लगता है कि उनको एक बीस्ट आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी जो स्किन टोन है वो ऑरेंजिश ब्राउन है, येलोइश ब्राउन है, और अगर वो आपके पास है और वो आप पे दहाड़ रहा है जैसे जैसे आप मर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, हमारा एशियन लायन है, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ है, or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इस पैराग्राफ में पोएटिस ये बोल रही हैं कि कभी अगर आप फिर भी वहाँ से बच जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपको घूमते घूमते अगर कोई जानवर, एक ऐसा जानवर आपका स्वागत करे जिसकी धरती पे येलो ब्लैक डॉट्स हो, धरती पे डॉट्स हो, मतलब उसकी स्किन पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होने के बाद आप ये नोटिस करना क्या वो आपको खा लेगा। अगर वो आपको खा लेता है तो वो समझ जाइएगा वो क्या है, आपका बंगाल टाइगर है, राइट? नेक्स्ट है, if strolling forth a beast you view, whose hide with spot is peppered as soon as he's leapt on you, you'll know it is a leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. इस पैराग्राफ में और भी ज़्यादा हिलेरियस तरीके से ये बताया गया है कि अगर आप फिर भी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको एक ऐसा बीस्ट मिले या जानवर मिले, स्ट्रोल करना मतलब आगे, लीजर वॉक करना मतलब बहुत ही आराम से वॉक करना, आपको आगे बढ़ने के बाद एक ऐसा जानवर मिले जिसकी बॉडी पे क्या हो, ब्लैक कलर के डॉट्स पेपर्ड हो। पेपर मतलब वो काली मिर्च होती है ना, उसी तरह से वो डॉट उसकी बॉडी पे हो, और वो जैसे आपको देखे वो आप पे लीप करे मतलब आप पे झपट्टा मारे, और जब वो झपट्टा मारे तो आप समझ जाना
जाना वो क्या है, वो एक लेपर्ड है, राइट। वो ये कहती है लेपर्ड के बारे में कि आप कितना भी पेन में रो ले उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रोएंगे वो उतना ज़्यादा आपको कसता चला जाएगा और वो खा लेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, if when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he'll give you just one more caress. इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो एक्चुअली है तो बहुत सॉफ्ट, बट उनकी आइडनी ये है कि वो बहुत हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल करेस, करेस करना मतलब किसी को प्यार से गले लगाना। आप अपनी गुड़िया को प्यार से गले लगाते हो ना, उसी तरह इस पैराग्राफ में करेस का मतलब प्यार से गले लगाना नहीं है, उसका मतलब टाइटली हग करना, एकदम स्क्वीज कर देना कि इंसान की जान ही निकल जाए। फाइन। तो पैराग्राफ ये बोलता है कि अगर बाई चांस आप अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो, मतलब अपने ग्राउंड में वॉक कर रहे हो, और आपको वहाँ पर एक क्रिएचर दिखे जो आपको बार बार हग करे और बहुत ज़्यादा ज़ोर से हग करे, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो एक बेयर है, राइट। याद रखिएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट दूर करने के लिए वो जानवर खुद ही आपको एक बहुत तेज से करेस देगा। करेस मतलब प्यार नहीं करेगा, बहुत तेज वाली हग देगा जिससे आपका दम भी घुट सकता है। फाइन। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, दो टू distinguish between beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from hyena thus, hyenas come with merry smile but if they weep they are crocodiles, मगरमच्छ के आंसू, यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। मतलब इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो ये बोलती है कि अगर आपको कभी भी डिस्टिंगाइज करना हो, मतलब डिफरेंस बताना हो कि कोई कौन सा हाइना है और कौन सा क्या नाम है एक क्रोकोडाइल है। हाइना बेसिकली वो जानवर होते हैं जो आपने जंगल बुक में देखा होगा, जो शेर था उसके आगे पीछे छोटे छोटे लोमड़ी टाइप के जानवर घूम रहे थे ना, उन्हें हाइना कहा जाता है। तो अगर आपको डिस्टिंगाइज करना है कि हाइनास कैसे होते हैं, क्रोकोडाइल्स कैसे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर जानवर आपकी तरफ आ रहा है और वो हंसते हुए आ रहा है तो समझ जाइए वो हाइना है, बट अगर वो रोते हुए आ रहा है तो वो क्या है, वो क्रोकोडाइल है। फाइन। यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं नॉविस, नॉविस का मतलब कोई इंसान जो नया नया काम करने के लिए आया हो, और दूसरे नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज्ड होता है। तो बोल रहा है कि अगर आप नए हैं इस डिफरेंस करने वाले बिजनेस में तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा रूल है, रोएगा तो क्रोकोडाइल है, हंसेगा तो हाइना है। लास्ट है, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. मतलब ये बोलती है कि अगर आपको कमेलियन, कमेलियन क्या होता है, गिरगिट जो अपना रंग बदलता है, उसकी सही असल पहचान करनी है तो सिंपल सी बात है, कमेलियन बड़े नहीं होते, छोटे से होते हैं, छिपकली की तरह दिखते हैं, उनको विंग्स भी नहीं होते हैं। बट क्या होता है, आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पे, जंगल में पेड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, वहाँ पर आपका कमेलियन बैठा हुआ है, क्योंकि कमेलियन की वो प्रॉपर्टी होती है ना, वो अपना कलर बदल लेते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो ये पोएम है वो ख़त्म होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम। हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसका नाम है द बॉल पोएम। इसे लिखा गया है रॉबर्ट बेरीमैन के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस पोएम की जो मेजर वो कहानी है वो ये है कि पोएट जो है दूर से खड़े एक बच्चे को खेलते हुए देख रहे होते हैं। उस बच्चे की जो बॉल होती है उसके हाथ से छटक के पानी में गिर जाती है। अब बच्चा जो है उस बॉल को पा भी नहीं पा रहा होता और उसकी आंखों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर और रोना, मतलब ग्रीफ भरा होता है। तो जो पोएट है वो इसी सीन को डिस्क्राइब करते हुए पोएम लिखते हैं। तो कहते हैं, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. जो पोएट है वो कहते हैं कि बॉय क्या करेगा, मैंने भी उसकी बॉल को देखा है। कैसे, पहले तो वो स्ट्रीट के ऊपर मैरिली डांस कर रही थी। मैरिली डांस करना वैसे बॉल नहीं कर सकती, मैरिली डांस करना इंसानों का काम होता है। तो यहाँ पर बॉल को पर्सोनीफाई कर दिया गया है। पर्सोनीफाई मतलब उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है और बोला गया है कि वो मैरिली डांस करते हुए स्ट्रीट पर जाके फिर छटक के कहाँ चली गई, पानी के अंदर चली गई। ओके, नो यूज टू से oh there are other balls, an ultimate shaking grief fixes the boy. पोएट यहाँ कहते हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे से ये कहने का कि अरे कोई बात नहीं, दूसरी भी बॉल्स होती हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि जो चीज़ हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ होती है, ऐसा कोई खिलौना, ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई इंसान, उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता, हमें उस वक्त वही चाहिए होती है। तो अगर बच्चे से ये कह भी दिया जाए कि इस बॉल के अलावा और भी बॉल्स है दुनिया में, तो उसे वो नहीं चाहिए होगा, बट उसके बल्कि उसको वही बॉल चाहिए होगी जो उसके सामने पानी में गिरी हुई है, विच इज़ वाई वो उसको दूसरी बॉल्स नहीं दिलाते। ओके, नेक्स्ट है,
As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. मतलब बोल रहे हैं वो बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ है, ट्रेम्बल कर रहा है, काँप रहा है, रिजिड एकदम सख्त सख्त तरीके से खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है, और उसके जितने भी यंग डेज थे वो सारे के सारे हार्बर्ड हैं, कहाँ पर, जहाँ पर बॉल गिरी हुई है। यंग डेज हार्बर्ड है, ये लाइन बहुत बड़ी हो गई। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो उसकी जॉय था, सब कुछ उस बॉल पे फिक्स है। हार्बर्ड है मतलब, हार्बर्ड बेसिकली वो एक जगह होती है जहाँ पर शिप्स को पार्क किया जाता है, तो उसके जितने भी इमोशंस हैं वो भी कहाँ, वहाँ पार्कड है, वो उस बॉल से हट नहीं रहे हैं। A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. पोएट यहाँ कहते हैं कि एक और डाइम बॉल पे खर्च करना वर्थलेस होगा, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि अगर पोएट उसको नई बॉल दिला देते हैं तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि उसको अपनी चीज़ों की केयर कैसे करनी है। इसीलिए ज़रूरी था कि वो समझे कि पोजेशन मतलब उसकी जो चीज़ें हैं उनकी केयर कैसे करी जाए। इसलिए वो कहते हैं कि अब पहली बार उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है उन चीज़ों की जो उसकी खुद की थी। ठीक है। In a world of possession, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back. मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर चीज़ें किसी न किसी की होती हैं, वहाँ पर बॉल्स खोती रहेंगी, बॉल्स मिलती रहेंगी, बट खोई हुई बॉल को कोई वापस से खरीद के नहीं देगा, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस बच्चे को ही लेनी होगी। ओके, फिर बोलता है मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, well behind his desperate eyes this epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must know one day now. मतलब वो ये बोलते हैं कि मनी तो जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो अभी सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है? वो ये सीख रहा है कि किस तरह से उसकी जो चीज़ें हैं उसको, उसका ध्यान कैसे रखना है। ठीक है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब लॉस की नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज होता है। लॉस की नॉलेज ही उसको ये बताएगी कि चीज़ों की ध्यान कैसे रखी जाती है, उनको संभाल के कैसे रखा जाता है। फाइन। And most know many days how to stand up, and gradually light turns to the street, a whistle blow, the ball is out of the sight. मतलब वो ये बोलता है कि उसको खुद ही सीखना होगा कि किस तरह से वापस बाउंस बैक किया जाए, मतलब खड़े होया जाए और अपनी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, या फिर अगर वो नहीं भी मिलती है तो आगे बढ़ा जाए। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके बॉल जो है आउट ऑफ साइट हो गई है, मतलब बॉल दिख नहीं रही है, चली गई है पानी में बहते बहते। Soon part of the will explore the deep and dark floor of the harbor. I am everywhere. I suffer and move, my mind and my heart move. With all that move me under the water or whistling, I am not a little boy. मतलब वो ये बोलते हैं कि बहुत जल्दी क्या होता है, उसे फिर से खड़े होना होगा और उसे अब डार्क हार्बर को एक्सप्लोर करना होगा, मतलब उसके पीछे की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना होगा। उसे जानना होगा कि चीज़ें जो होती है लाइफ में आती हैं चली जाती हैं, पर उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनको अपने पास कैसे रखा जाए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होती है, और अगर वो हमें ना भी मिले तो उसको छोड़ के आगे कैसे बढ़ा जाता है। फाइन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम। हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसका नाम है अमेंडा। अमेंडा को लिखा गया है रॉबिन क्लाइन के द्वारा। इस पोएम में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल सिचुएशन है जो आप लोग भी फाइंड करेंगे कि हाँ आपके साथ भी हुआ है। क्या आपको कभी लगा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा? हर वक्त ये बताया जाता है कि वो करो, ये ना करो, ये करो पर वो मत करो, पर जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो आपको करने की फ्रीडम नहीं मिलती। इस पोएम में भी अमेंडा की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है जो वो पोएम के थ्रू लिख के बताती हैं। स्टार्ट करते हैं इसे। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulder, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. मतलब यहाँ पर जो अमेंडा की माँ है वो उनको बार बार ये नैग करती रहती है, मतलब सिखाती रहती है, डांटती रहती है कि अपने नाखून मत काटो, अब स्लाउच मत करो। स्लाउच करने का मतलब क्या होता है, झुक के मत बैठो, हंच मत करो अपनी बैक को, बेसिकली सिट अप स्ट्रेट। उनको कैसे बैठना है वो भी उनको बताया जाता है। और अमेंडा क्या करती है, अमेंडा जो है वो सुन तो लेती है बट अपने दिमाग में एक पैरेलल यूनिवर्स चला रही है, मतलब वो एक इमेजिनरी सिचुएशन सोचती है जहाँ पर उसको ये सब नहीं सुनना पड़ रहा है। जो उसके साथ रियलिटी में हो रहा है उसका ऑपोजिट वो अपनी इमेजिनेशन में लेके आ रही है, जहाँ पर वो कहती है There in a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully.
उनके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में अमेंडा के ये चल रहा है कि वहाँ दूर एक एमरल्ड सी है। एमरल्ड मतलब एक ग्रीनिश सा सी है जो एकदम शांति से बह रहा है, जहाँ पर क्या है, एक आइलैंड है जिसकी सोल इनहेबिटेंट, मतलब वहाँ पर एक ही रहने वाला है उस आइलैंड पे, और वो कौन है? अमेंडा खुद। तो अमेंडा अकेली वहाँ पर रहती हैं और क्या करती हैं, उस सी में एक मर्मेड भी अमेंडा ही है, बहुत ही ब्लिसफुली आनंद के साथ तैर रही हैं। मतलब बेसिकली वो ये कह रही हैं कि इतना चिल्लाना, इतना नैग करना उनको पसंद नहीं है। वो जस्ट चाहती है कि शांति से वो एक जगह पर प्राइवेटली पड़ी रहें, ठीक है, जहाँ पर उनको बार बार अपनी माँ की डांट ना सुननी पड़े। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। उनकी माँ उनको फिर से पूछते हुए, मतलब मोस्टली डांटते हुए कहती है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमेंडा? या फिर तुमने अपने शू को पॉलिश कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था अपना रूम साफ करने के लिए, क्या तुमने वो कर दिया? तो अमेंडा फिर से इस बात से गुस्सा होती है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में चलता है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. मतलब अमेंडा तो यहाँ तक सोचने लगती हैं कि मैं तो एक अनाथ लड़की होनी चाहिए जो कि स्ट्रीट पे, सड़कों पे चली जा रही है, सॉफ्ट सैंड पे वो अपने पैरों से पैटर्न्स बना रही है, और पैटर्न्स बनाने के बाद क्या, वो एक लाइन बोलती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द फ्रीडम विच इज़ द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मतलब उनके लिए साइलेंस पाना, मतलब अपनी माँ की कांस्टेंट नैगिंग, कांस्टेंट डांट से छुटकारा पाना इतना ज़्यादा गोल्डन है। गोल्डन मतलब वो कलर जो आपकी लाइफ में कलर्स भर दे। तो उनको साइलेंस चाहिए थी, और फ्रीडम इज स्वीट, मतलब क्या, उनको फ्रीडम पानी थी। उनको सबसे ज़्यादा स्वीट चीज़ उस टाइम पे क्या लगती है? फ्रीडम पाना, ठीक है। इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उनकी माँ फिर से उनको डांटते हुए कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। मतलब उनकी माँ 3 बार और उनको डांटती है और कहती है कि वो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे फेस पे एक्ने हो जाता है, एक्ने मतलब दाने हो जाते हैं, ठीक है। और डांटते वक्त शायद अमेंडा इधर उधर देख रही होंगी, माँ को तो कॉन्स्टेंट फेस नहीं कर रही थी क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। तो उनकी माँ उनको बोलती है, क्या एटलीस्ट तुम मेरी तरफ देख सकती हो जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ? तो अमेंडा इसके जवाब में अपनी इमेजिनेशन में क्या चला रही है, I'm a Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. मतलब यहाँ पर रपंजल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। रपंजल की मूवी जो है हम सब ने देखी है। क्या होता है, एक टावर होता है जिसमें रपंजल अकेली अपनी माँ के साथ रहती है। जब भी माँ को आना होता है तो रपंजल अपने नीचे बाल फेंकती है, और बाल फेंकने के बाद माँ उसको पकड़ के ऊपर आ जाती है। रपंजल की प्रॉब्लम ये थी कि उसके 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 साथ कोई कंपेनियन नहीं था, उसके साथ बातचीत करने के लिए कोई कंपेनियन नहीं था, बहुत शांत, बहुत ही चुपचाप ही रहती थी। बट यहाँ पर अमेंडा चाहती कि मुझे वो सब मिल जाए, मैं रपंजल बन जाऊँ, मेरी भी दुनिया शांत हो जाए, मेरे से कोई बात करने वाला ना हो। और वो लास्ट में ये कहती हैं कि जब भी बाल नीचे गिराने की बारी आएगी ना, वो अपना बाल कभी नीचे गिराएंगी ही नहीं। क्यों नहीं गिराएंगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उस टावर में कौन है, उनकी मॉम। फाइन, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. लास्ट में उनकी मम्मी कहती है कि सल्क करना बंद करो, मतलब ये मूडी, इतना ज़्यादा गुस्सा रहना बंद करो। हमेशा तुम मूडियों की तरह, कभी तुम्हारा खुश रहती हो, कभी तुम नाराज़ हो जाती हो। हर कोई तुमको देख के ये सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, पर हमें भी पता है ना कि माँ तो डांटी रही इतनी देर से। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर 2 बातें चल रही हैं। एक तरफ मम्मी जो अमेंडा से बात कर रही है, एक तरफ अमेंडा जो अपनी इमेजिनेशन चला रही है कि उसको क्या चाहिए, व्हाट आर हर डिजायर्स इन हर ओन लाइफ। फाइन, विद दिस द पोएम कम टू एन एंड, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम। हमारी जो नेक्स्ट पोएम है उसका नाम है द ट्रीज़। द ट्रीज़ लिखी गई है एड्रियन रिच के द्वारा। ये जो एड्रियन रिच है, मिस एड्रियन रिच, वो बेसिकली क्या है, वो एक एसेइस्ट है, नॉवलिस्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक फेमिनिस्ट राइटर है। अब फेमिनिस्ट राइटर कौन होते हैं? जो फेमिनिज्म के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, यानी कि लिटरेचर लिखते हैं। और उस फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है, वेयर वी टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, राइट। तो इस पोएम में द ट्री आर द सिम्बोलिज्म विच हैव बीन यूज्ड फॉर वुमेन, मतलब ट्री को वुमेन के लिए यूज़ किया गया है। और इस पोएम की मेजर कहानी ये है कि किस तरह से औरतें जो बहुत दिनों से अपने घर में बनती, घर की 4 दीवारी में बनती, पहले जो माना जाता था कि औरतें सिर्फ और सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी हुई हैं, वो अब बाहर निकल रही हैं, वो बाहर की दुनिया में जा रही हैं और दुनिया को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, दुनिया को कुछ नया दे रही हैं। यहाँ पर
हर एज की औरत के बारे में बात करी गई है। वो औरतें जिन्होंने शुरुआत में बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस किया है ताकि आज के टाइम की औरतें जो हैं वो दुनिया में आगे जाके अपना नाम कमा सके। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. मतलब जो घर के अंदर ट्री थे अब वो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो फॉरेस्ट जो अब तक खाली पड़ा था, जहाँ पर ना तो कोई चिड़िया आती थी ना तो कोई इंसेक्ट बैठता था, और यहाँ तक सन भी अपने फीट बरी नहीं करता था। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसका असल मतलब ये है कि विमेन जो है वो दुनिया में बाहर जा रही हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आज तक वो बाहर नहीं आई थी। तो जो ट्री था जब तक फॉरेस्ट में नहीं होगा, तो फॉरेस्ट में ट्री की वजह से तो क्या होता है ना कि सूरज की किरणें गिरती हैं और नीचे जाके कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। मतलब नीचे क्या है, शैडो ही शैडो होता है। तो कहा जाता है कि सन ने अपने फीट को बरी कर दिया है, मतलब उसके पैर कहाँ हैं पता नहीं चल रहा है। फिर उन्हीं ट्री पे बर्ड्स बैठती हैं, उन्हीं ट्री पे इंसेक्ट बैठते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, और नया ना जाने लाइफ में कितने सारे अलग अलग तरह के ट्री और इंसेक्ट आ जाते हैं। तो वही ये बोल रहे हैं कि जब ये औरतें फॉरेस्ट में मतलब वर्ल्ड में आउटसाइड मूव करेंगी तो हर तरह की चीज़ें होंगी और हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन आएगा मतलब क्या, नए तरह की चीज़ें लोगों को देखनी पड़ेंगी, नई अचीवमेंट्स होंगी। ओके, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। मतलब क्या था, वो फॉरेस्ट जो अब तक रात को खाली पड़ा था, सुबह होते होते क्या होगा, सुबह होते होते वो ट्रीज से भर जाएगा। यहाँ पर रात और सुबह का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। रात वो टाइम है जहाँ पर औरतों को चिंतन करने का मौका मिल रहा है, मतलब सोचने का मौका मिल रहा है कि वो अपनी कंडीशन कैसे सुधार सकती हैं। जबकि सुबह वो टाइम होता है जिस वक्त वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती हैं। तो फिर क्या हुआ, जब तक रात को फॉरेस्ट खाली था तब तक औरतें सोच रही थी कि हाँ अपने आप को इस कंडीशन से बाहर कैसे निकाला जाए। उसी जगह क्या होगा, जब रात बीत जाएगी तो ये औरतें क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी, और बाहर निकलने के बाद दे विल मूव इनसाइड द फॉरेस्ट, यानी दे विल मूव इनसाइड द न्यू वर्ल्ड। All night the roots work to disengage themselves from the cracks. Disengage करना मतलब अपने आप को छुड़ा लेना, ठीक है। In the veranda floor, मतलब पूरी रात ये रूट्स वर्क करती हैं ताकि अपने आप को वरांडे की क्रैक से बाहर निकाल सकते हैं और बाहर की तरफ मूव करें। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है रूट्स उन औरतों के बारे में बोला जा रहा है जो बहुत सालों से अपने आप को इस बंधन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। वो पूरी रात भर काम करती हैं, सोचती हैं, आइडिया लगाती हैं, और वो अपने आप को उस वरांडे से बाहर खींच रही हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो दुनिया में बाहर जा सके। फाइन। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long crabbed boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वो पेड़ एक्चुअली में कोशिश कर रहा है अपने आसपास बने हुए इस ग्लास को, यानी उस शीशे के केज को तोड़ के बाहर निकलने की। इसका जो कंपैरिजन है वो उस पेशेंट के साथ किया गया है जो कि न्यूली जब ठीक हो जाता है तो किस तरह से अपनी हालत को संभालते हुए, अपने आप को धक्का मारते हुए, बट कुछ भी करके वो उस दरवाजे तक पहुंचना चाहता है जो उसे हॉस्पिटल के बाहर लेके जाए। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इस ट्री की जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो टेंड्रल्स मतलब क्या होता है, छोटी छोटी स्टेम्स जो बाहर निकली होती है, रोल 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 कर्ली वाली जो होती है, वो भी दे आर डूइंग एक्सर्शन, मतलब मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है, जस्ट टू ब्रेक थ्रू द ग्लास से बाहर निकलने के लिए। अब यहाँ पर आप लीव्स को, टेंड्रल्स को, रूट को औरतों से कंपेयर कर सकते हो। मतलब हर एज की औरतें दे आर ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू दिस स्टीरियोटाइप, मतलब वो स्टीरियोटाइप को तोड़ के बाहर निकल जाना चाहती हैं ताकि वो एक नई दुनिया का आनंद ले सके। ओके, I sit inside, door open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of forest from the house. मतलब यहाँ जो पोइटस है वो कहती है कि मैं तो घर के अंदर बैठी हुई हूँ, लंबे लंबे लेटर लिख रही हूँ जिसमें मैंने अभी तक ये मेंशन नहीं किया है कि हाँ फॉरेस्ट जो है घर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब अभी तक वो कोशिश खुद नहीं कर पाई है वहाँ से बाहर निकलने की, ठीक है। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the room. मतलब रात बहुत सुहानी है, मून चमक रहा है और फ्रेश महक आ रही है पत्तों की और लिचन्स की। लिचन्स इज लाइक अ
न्यू लाइफ, मतलब हर वो जगह जहाँ पर पहली बार लाइफ उकरी होती है वहाँ पर लिचन्स उग जाते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो वो उसका सिंबलिज्म है। तो बेसिकली ये है कि पोएटिस की जो दिमाग में है ना, वो वॉइसेस भर रही हैं कि हाँ तुम्हें भी बाहर निकलना है, तुम्हें भी क्या करना है, एक नई लाइफ को जीना है। फाइन। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forwards into the night. पोइटिस ये कहती है कि मेरे दिमाग में रात को अभी तो बहुत सारे थॉट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात को औरतें क्या कर रही हैं, सोचने का काम कर रही है कि किस तरह से अपने आप को सुबह वो आज़ाद कर सके। तो ये बोलती हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे विस्पर्स भरे हुए हैं जो कि सुबह जाके शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे मतलब क्या, जब वो सुबह के काम में वापस से इंगेज हो जाएंगी तो उनको तभी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। इसलिए वो कहती है अपने आप को सुनो, इन्हें सुनो, तुम्हें सुनाई देगा कि किस तरह से तुम्हारे आसपास की जो वॉल है, जो दीवार है, जो ग्लास की दीवार है, वो टूट रही है। फाइन। Wind rushed to meet them in the moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. मतलब जैसे जैसे फॉरेस्ट बाहर जा रहा है वैसे वैसे बाहर से हवाएं भाग के उनके पास आ रही है उनको ग्रीट करने के लिए विथ ओपन आर्म्स। ठीक है, मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा खुले दिल के साथ वेलकम करने के लिए उनके पास रश करते हुए आ रही है विंड्स। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो क्या होता है, आपने रात को सीरियल्स में देखा होगा, जंगलों में क्या होता है, जब आपको मून को देखना होता है तो जो पेड़ होती है उनके पीछे से मून की टूटी फूटी रोशनी आ रही होती है, राइट। तो ऐसा लगता है कि मून को बीच में से पीसेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो पोएट भी उसकी इमेजरी को यूज़ करते हुए कहती है कि अब सिंस जंगल बाहर निकल, मतलब जंगल में पेड़ जा चुके हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े ओक के ट्री लगे हुए हैं, और वो जो ट्री है, मतलब ये जो औरतें हैं, उनके पीछे से मून की रोशनी आ रही है, जैसे कि मून के पीसेस टूट चुके हैं और किसी के पीछे से रोशनी निकलना मतलब वो एक डिवाइन फिगर बन चुका है। डिवाइन फिगर मतलब वो जो केपेबल है, कुछ भी कर सकता है, ऑलमोस्ट लाइक गॉड। ठीक है, तो अब क्या था, वो जो उनके ऊपर आपका जो चांद है उस ओक की ट्री के ऊपर क्राउन की तरह सजा हुआ है। क्राउन की तरह सजा हुआ है मतलब उस औरत के सर पर चांद की तरह सजा, सॉरी हमारे ताज की तरह सजा हुआ है। तो इस तरह से ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। नाउ इस पोएम की जो मेजर थीम थी वो ये थी कि किस तरह से औरतें कोशिश कर रही है दैट दे हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन और द एज अ स्टीरियोटाइप्स, एज अ बंधन जिसमें उनको बहुत सालों से बांध के रखा गया था, जिसकी वो कोशिश खुद ही कर रही है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोएम। जी, हमारी नेक्स्ट पोएम का नाम है एन ग्रेगरी, फॉर एन ग्रेगरी। ये जो पोएम है वो लिखी गई है W.B. यीस्ट के द्वारा। W.B. यीस्ट जो है उनका फुल नाम है विलियम बटलर यीस्ट। ये जो है एक बहुत ही फेमस पोएट है जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, मतलब करते थे। इन्हें बहुत सारे फेमस पोएम, ऐसे और क्रिटिकल रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। तो ये जो पोएम है वो सिंपली कॉन्वर्जेसन चल रही है एक यंग मैन और एक यंग वुमेन के बीच में, जो दोनों बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जहाँ पर समरी में ये बताऊँ तो जहाँ पर ये आदमी है वो ये बोलता है औरत से कि कोई भी इंसान जो तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को देख के तुम पे मोहित हो जाए, तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, तो वो तुम्हें तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता, वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए तुम्हें पसंद करता है। वो तुम्हारे नेचर को नहीं चाहता, वो तुम्हारी आउटर ब्यूटी को चाहता है। तो वही औरत कहती है कि ऐसा नहीं होता। सबको ये पता है कि आउटर ब्यूटी जो है वो बदलती रहती है, चाहे तो मैं डाई कर लूँ, चाहे तो मैं मेकअप लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं अभी जैसी हूँ मैं उसकी ऑपोजिट दिख सकती हूँ। ये बात तो उस इंसान को ही पता है, तो वो क्यों ऐसी ट्रांजिएंट, मतलब मोमेंट्री चीज़ के लिए मुझे पसंद करेगा। वो तो हमेशा शायद से लोगों को जो पसंद आते हैं वो नेचर के लिए ही पसंद आते होंगे। इस बात को वो निगेट कर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। मतलब इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक यंग इंसान, यंग मैन मतलब यंग आदमी तुमसे, जो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोल्डन हली कलर के ब्राउन येलो बालों की वजह से तुम पे मर मिटा हो, जो कि तुम्हारे बालों पे रैम्पार्ट्स ऑफ योर ईयर, मतलब तुम्हारे बालों पे वो बाल गिरते हैं, तुम्हारी ब्यूटी को देख के तुम पे मर मिटा हो, वो तुम्हें तुम्हारे लिए चाहे, मतलब तुम्हारी असल नेचर को भी चाहे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी को ही पसंद करता है। ओके, तो यहाँ पर एन ग्रेगरी जो औरत है वो ये बोलती है, For I can get a hair dye and set such colors there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो एन ग्रेगरी उस बात को निगेट करते हुए ये कहती हैं कि
मैं तो चाहूँ डाई कर लूँ अपने बालों को, येलो कर लूँ, ब्राउन कर लूँ, कैरेट कलर का कर लूँ, वो ऐसा नहीं है। वो इंसान जो मुझे पसंद करता है, हो सकता है कि वो मेरे नेचर को पसंद करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे सिर्फ और सिर्फ बालों के कलर पे मर मिटा हो। ओके, तो यहीं पर जो आदमी है वो ये कहते हैं, I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ये यहाँ पर डिक्लेयर करते हुए कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही ज़्यादा धार्मिक आदमी को एक बार ये कहते हुए सुना था, एक बार ये डिक्लेयर करते हुए सुना था कि इस दुनिया में तुम्हें, तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे नेचर को कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ या फिर एक ही इंसान तुमसे ऐसा प्यार कर सकता है, वो कौन है? वो गॉड खुद है। ठीक है, मतलब ये इंसानों के बस की बात नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान के नेचर से प्यार करने लगे, बट सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तुमसे असल प्यार करते हैं, मतलब वो ट्रू लव करते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोएम ऑल्सो। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पोएम। स्टार्ट। हमारी इस पोएम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। ये जो पोएम है वो लिखी गई है ओगन नैश के द्वारा। बेसिकली जब ये पोएम छपी थी, मतलब प्रिंट करवाई गई थी, तो बहुत सारी पोएम्स की एक एंथोलॉजी बनाई गई थी, मतलब कलेक्शन छपा था, उसी में से एक पोएम को निकाला गया और आपके सामने पेश करी गई है। ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये बताती है कि सिर्फ कह देने से कोई इंसान ब्रेव नहीं बन जाता। एक्चुअल में एक इंसान की असल नेचर और क्वालिटी एंड कैरेक्टर तभी सामने पड़ते हैं जब उस पर कोई खतरा पड़ता है, ठीक है। और उस टाइम पे जो ब्रेव निकल जाए वही रियल लाइफ में असल ब्रेव होता है। किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए, या फिर वो नॉर्मल डेज में कैसा बिहेव करता है, दैट डजंट डिटरमाइन कि वो किस तरह का इंसान है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. बलिंडा एक लड़की है जो कि एक सफ़ेद कलर के घर में रहती थी, विद अ लिटिल, एक ब्लैक किटन के साथ, छोटी सी किटन के साथ, और एक छोटे से माउस के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। उसके घर में क्या था? एक डॉग भी था, एक वैगन भी था, मतलब बग्गी भी थी, और रूलियो नाम का एक, मतलब रूलियो मतलब एक बुलाने का तरीका है, एक ड्रैगन भी रहता था। अब ड्रैगन इज़ द बिगेस्ट पेट दैट शी हैज़, ठीक है। बट इसको देखिए, इसका कैरेक्टर कैसे बताया जाएगा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक। किटन का नाम था इंक, माउस का नाम था ब्लिंक, डॉग का नाम था मस्टर्ड, ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड। ड्रैगन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन जो था वो कावर्ड था, मतलब डरपोक था, और उसको वो कस्टर्ड बुलाती थी। Custard the dragon had big sharp teeth and sharp on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose and Trulio daggers on his toes. मतलब जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके बहुत ही लंबे लंबे शार्प पेनेड टीथ थे, उसके ऊपर स्केल्स हुआ करते थे, मतलब आपने ड्रैगन मूवीज़ में देखा होगा, ऐसे ऐसे कोन्स निकले होते हैं। साथ ही साथ क्या था, वो एक उसकी जो नाक थी, उसका जो मुंह था वो फायर प्लेस की तरह था, मतलब अंदर से आग निकल रही है और नाक से धुआं निकल रहा है, और उसके जो पैर थे उसमें काफ़ी ज़्यादा शार्प नेल्स थे, टो थे। Belinda was as brave as a barrel full of bear and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Belinda खुद बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी, मतलब क्या नाम है, ताकतवर थी या फिर डरपोक नहीं थी। और उसी जगह जो हमारे इंक और ब्लिंक थे, यानी वो हमारा जो माउस और किटन थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे। अब माउस ऐसा था और वो किटन ऐसी थी कि वो लोग टाइगर को ही वहाँ पर भगा दे, वहाँ पर दौड़ा दौड़ा के, इतने ब्रेव थे। Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for nice safe cage. मतलब मस्टर्ड जो था, यानी वो जो डॉग था, वो इतना ज़्यादा ब्रेव था कि उसका कंपैरिजन टाइगर से किया गया है। बट जो कस्टर्ड था वो इतना डरपोक था कि वो खुद के लिए केज चाहता था, सेफ केज, जहाँ पर उसको कोई परेशान ना करे और वो आराम से जी सके। फाइन। Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in little red wagon at the Trulio cowardly dragon. मतलब बलिंडा जब उसे गुदगुदी करती थी, ट्रिकल करती थी, तो उसको मर्सीलेसली, मतलब बिना कोई दया खाए इतनी ज़्यादा गुदगुदी करती थी। जो बाकी के उसके पेट थे उसको परसिवल बुलाते थे। परसिवल बेसिकली एक बहुत ही कावर्ड कैरेक्टर है, उसको उस नाम से बुलाया जाता था। और जो हमारा ये था, क्या नाम है, ये जो ड्रैगन था वो काफ़ी ज़्यादा कावर्ड था, तो वो कुछ कहता तो नहीं था। ये लोग सारे बग्गी पे बैठ के इसका बहुत मजाक उड़ाते थे, ठीक है।
Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda इतना हंसती थी कस्टर्ड पे कि पूरा घर हिलने लगता था, और जो ब्लिंक था वो वीक मतलब कमज़ोर इतनी तेज से कहता था कि वीक की आवाज़ सुन के जो इंक था वो हंसने लगता था। ठीक है, जो मस्टर्ड और इंक थे बहुत ही बदतमीजी के साथ कस्टर्ड से पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है। कस्टर्ड बार बार रोता था कि मुझे एक केज दे दो भाई, मैं उसी में रह लूँगा। ओके। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. "Meow!" cried Ink, and "Ooh!" cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. मतलब एकदम से क्या होता है, बहुत तेज तेज शूकिंग मतलब चीज़ें हिलने लगती है और आवाज़ें आने लगती है, तो ब्लिंक और ये जो बलिंडा होते हैं दोनों ही डर जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि विंडा मतलब विंडो से एक पायरेट कम ऊपर आ रहा है, मतलब एक चोर ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहा है। ठीक है। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. मतलब एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में क्या था, दूसरे हाथ में भी पिस्टल थी और मुंह में क्या था, एक चाकू था। ठीक है, उसको देख के ही लग रहा था कि उसके इंटेंशंस क्या थे, वो अच्छे नहीं है। ठीक है। Belinda paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mouse hold. ठीक है, मतलब क्या था, हर वो इंसान जो आपको अपने आप को ब्रेव कह रहा था वो एक एक कोना पकड़ रहा है। बलिंडा वहाँ पर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगी, वहीं पर खड़ी रहेगी। जो माउस था वो इधर उधर चला गया, मतलब वो माउस होल में चला गया। इंक जो था वो नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से। ब्लिंक जो है वो नर्वस हो जाता है, मतलब कोई कुछ कर नहीं पाता और बलिंडा को वो लोग वहाँ पर अकेले छोड़ देते हैं। बट उसी टाइम पे क्या होता है, कस्टर्ड सामने आता है और ग्राउल करते हुए अपने मुंह से चिंगारी निकालते हुए उस बर्गलर के सामने खड़ा हो जाता है। बर्गलर क्या करता है, अपनी जेब से वो शराब की बोतल निकालता है, उसकी एक घूंट मारता है और सामने से पिस्टल निकाल के 2 बुलेट फायर करता है। ठीक है, वो बुलेट लगती नहीं है कस्टर्ड को और कस्टर्ड उसे खड़े खड़े निगल लेता है। निगलने के बाद बलिंडा उसको बहुत प्यार करती है, वो भी उसे प्यार करता है। फिर बाकी सारे के सारे जो एनिमल्स आते हैं और आसपास मैरी मतलब चिल्ला चिल्ला के जायरेट करने लगते हैं, उसके आसपास घूमने लगते हैं, ये हमारे कस्टर्ड ने हटा दिया। फिर धीरे धीरे करके अपने एक्सक्यूज़ देते हैं। एक बोलता है कि मैं नर्वस नहीं होता तो मैं तो उसको संभाल लेता, वरना मैं कस्टर्ड से दुगना स्ट्रांग हूँ। एक बोलता है मैं तो उससे तिगना स्ट्रांग हूँ बट तो मैं नीचे गिर गया। ऐसे करके सारे लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। और फिर भी जो हमारा कस्टर्ड था वो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था, अब वो उसने बोला कि हाँ तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो मान लेता है। फिर अब क्या था, अब वापस से वही था, बलिंडा स्ट्रांग थी, ये तीनों स्ट्रांग थे और ये क्या करता था, रोता रहता था कि मुझे क्या दे दो, मुझे एक केज दे दो जिसमें मैं आराम से रहूँगा। With this, we also come to the end of the entire poem series of class 10th. Now, if you do like this video, please subscribe to our channel and hit that like button. और साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के लिए all the best.